नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने 10वीं कक्षा का एक सुंदर सा पाठ, जिसको हम जीवन चरित्र भी कह सकते हैं, ऐसा एक सुंदर सा जीवन चरित्र जो जीवंत है अभी हमारे सामने। ऐसी ही एक महिला जो इंजीनियर भी थी और समाज सुधारक भी। तो ऐसी एक सुंदर सी महिला को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है सुधा मूर्ति। पाठ का कोई लेखक नहीं है, संकलित है। संकलित अर्थात कहीं से कुछ लेखकों ने इकट्ठा होकर इस व्यक्ति के बारे में जहाँ से भी माहिती मिलती हो उसे एकत्रित करके रख दिया हो हमारे सामने, उसको बोलते हैं संकलित। टाटा का नाम आपने सुना होगा। टाटा, अभी रतन टाटा जिसके चेयरमैन है, उनकी कंपनी में काम करने वाली एक महिला, टेल्को, जिसका नाम था टाटा लोकोमोटिव कंपनी। इंजीनियर कैसे बनी, उनका बचपन कैसे बिता, वे कैसी व्यक्ति थी, उसका सुंदर सा उदाहरण इस पाठ के द्वारा हम देखेंगे कि सुधा मूर्ति कितनी टैलेंटेड थी और कैसी वक्ता थी, कैसे इंजीनियर थी, ये तो हम देखेंगे ही। तो ऐसी सुधा मूर्ति के बारे में देखें। उससे पहले बता दूं कि भारत की एक आईटी कंपनी है जिसका नाम है इन्फोसिस, और जिसके चेयरमैन है नारायण मूर्ति। उन नारायण मूर्ति के साथ इन्होंने, सुधा मूर्ति ने ब्याह किया था। ये नारायण मूर्ति भी पहले टेल्को में ही काम करते थे, टाटा में ही काम करते थे। फिर उनमें जो ऐसी कला थी जिसको उन्होंने सोचा कि मैं अपनी काबिलियत को किसी और कंपनी में दिखाऊं, जिससे कि मेरा और देश का नाम ऊंचा हो। तो भारत की टॉप 5 जो आईटी कंपनी है उनमें से आज एक ये इन्फोसिस भी है। टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, तो टेक महिंद्रा है। बाकी और कंपनियों ने तो अपने ये आईटी बिजनेस शुरू किए ही, मगर ये नारायण मूर्ति थे, उन्होंने अपनी पत्नी का साथ लेकर ये इन्फोसिस की स्थापना की, और ये भारत की आज गणनामान्य कंपनी में से एक है इन्फोसिस। सुधा मूर्ति संकलित। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है। इस पाठ में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। उन्होंने इंजीनियर के रूप में कार्य किया, बाद में संशोधन, तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा, लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपका योगदान महत्वपूर्ण है। इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्य क्षेत्रों की कोई सीमा नहीं है तथा वे हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती है, इस बात पर ज्यादा जोर दिया है। इस कृति का यह संदेश है कि जाति और लिंग के बीच कोई भेदभाव न रखा जाए। जाति या लिंग के बीच कोई भेदभाव न रखा जाए। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो एक परिस्थिति उनके सामने आई, उसका सामना उन्होंने कैसे किया, इसको यहाँ पर दिखाया है और बताया है। अप्रैल 1974 की बात है। बेंगलुरु में गर्मी पड़ रही थी। बेंगलुरु, जिसे बेंगलोर बोलते हैं हम। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग के फूलों से लदे हुए थे। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी कि उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। जाहिरात, एडवर्टाइज। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को, टाटा लोकोमोटिव कंपनी, टेल्को की ओर से नौकरी के इच्छुकों के लिए था। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी
चौंकाने वाली बात यह थी कि छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति क्या थी वह? महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे, ये चौंकाने वाली बात थी। यह जो लड़की है सुधा मूर्ति, उनकी अपनी कहानी है। उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। हाँ, यही तो लिखा था। उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसे विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, परंतु यहाँ यह भेदभाव, स्त्री और पुरुष में इतनी असमानता, बात उसे कुछ पची नहीं। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करती थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में अकेली वह लड़की थी। योग्य थी, परिश्रमी थी, नहीं, उसे कुछ तो करना ही होगा। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं थी। वह इसका विरोध करेगी और डटकर करेगी। उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेजी से हॉस्टल की ओर चल दी। उसने निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय नहीं कर सकती। उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा है, जमशेदजी टाटा। उसने एक पोस्टकार्ड लिखा और JRD टाटा को संबोधित करते हुए लिखा, आपने भारत में लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। सौभाग्य से मैं उसी संस्थान में पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा, क्योंकि पहले मोबाइल या टेलीफोन इतने सहज नहीं थे, तो तार भेजा है। 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा। कंपनी के खर्चे पर पूना शहर में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हों। आवश्यक तैयारियों के साथ वह लड़की पूना पहुंची। साक्षात्कार आरंभ हुआ। काफी तकनीकी प्रश्न पूछे गए, जिनके सही सही उत्तर देने लगी वह। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में कहा, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधानशालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। सुधा मूर्ति को यह बात कही गई एक बुजुर्ग व्यक्ति ने। हो सकता है कि वे चेयरमैन भी हो, लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। सुधा मूर्ति का उत्तर था, लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी। उसने दृढ़ता से कहा। एक लंबे साक्षात्कार के बाद अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है, बधाई हो। टेल्को टाटा में इंजीनियर के पद पर नियुक्त यह प्रथम महिला इंजीनियर थी। कौन? सुधा मूर्ति। सुधा कुलकर्णी। सुधा मूर्ति तो बाद में बनी, जब उन्होंने नारायण मूर्ति के साथ शादी की तब। प्रथम महिला इंजीनियर थी सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ। 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1982 में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। आप सभी से एक निवेदन है कि आप गूगल पर जाइए और ये सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति के बारे में जानिए।
बहुत कुछ है उनके बारे में जानने को। हाँ, गूगल पर आपको सर्च करना है केवल सुधा मूर्ति या नारायण मूर्ति, आपको उनके बारे में विकिपीडिया आप खोलोगे तो उनके बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। देखिए आगे, दोनों की मेहनत और लगन से इन्फोसिस ने दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति की। दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करना, बहुत तेजी से आगे बढ़ना। सुधा मूर्ति 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही है। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्य रूप दिया। सुधा मूर्ति ने स्वयं को अब पूर्ण रूप से समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया। बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए। कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग, पट्टुमडाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला, उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य करवाए। उनके अथक प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले गए। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी, स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया, अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति, स्कॉलरशिप दी और गांवों में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित किए। 13 पुस्तकों की लेखिका, इन्होंने पुस्तकें भी बहुत सारे लिखे हैं सुधा मूर्ति ने। 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति को उनके कार्य के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए, जिनमें प्रमुख है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमेन ऑफ द ईयर 2002 FM रेडियो द्वारा दिया गया और राजलक्ष्मी पुरस्कार आदि। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही है। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूली नहीं समाती। महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती है, हमारा मार्ग कठिन अवश्य है किंतु चलना जरूरी है। तो ये है सुधा मूर्ति। थैंक यू।